गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमारा चैप्टर चल रहा है सरफेस केमिस्ट्री, और सरफेस केमिस्ट्री में आप दो पार्ट पढ़ चुके हैं, दैट इज़ फर्स्ट एड्जॉर्प्शन और दूसरा कैटालिसिस। दो पार्ट्स कंप्लीट होने के बाद अब आपके थर्ड पार्ट की स्टार्टिंग है, दैट इज़ बेटा कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो टर्म आपकी यूज़ हो रही है सॉल्यूशंस। तो सबसे पहले आपको ये पता लगाना है कि व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है बेटा? आप फ्रॉम द 9th क्लास, आई थिंक 8th-9th क्लास से ही आप पढ़ते आ रहे हैं प्रॉपर केमिस्ट्री के अंदर कि सॉल्यूशन इज़ अ मिक्सचर, है ना। दो चीज़ों को जब आप मिक्स कर देते हैं तो सॉल्यूशन बन जाता है, लेकिन सिर्फ एक कंडीशन है कि उसमें से उन दो चीज़ों को जो आप मिक्स कर रहे हैं उसमें से एक आपका क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए। तो आपका क्या बनेगा? सॉल्यूशन। दैट इज़ सॉल्यूशन इज़ मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स, मिक्सिंग ऑफ टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट्स को अगर आप मिक्स कर देते हैं तो आपका सॉल्यूशन बन जाता है, लेकिन उन दो कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट आपका क्या होना चाहिए? लिक्विड होना चाहिए। ये आपका क्या है बेटा? कंपल्सरी है। तो जब आप सॉल्यूशन बना लेते हैं तो सॉल्यूशन आपके टोटल 3 टाइप्स के हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन, दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशन और तीसरा सस्पेंशन। अगर मैं बात करती हूँ मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस की, तो मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस का मतलब क्या है बेटा? जो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, जैसे आपने पानी में नमक मिलाया, वाटर प्लस साल्ट या वाटर प्लस शुगर का जो मिक्सचर है, दैट इज़ नॉन एज ट्रू सॉल्यूशन या फिर मॉलिक्यूलर सॉल्यूशंस। इसी तरह से आपका नेक्स्ट है सस्पेंशन। जैसे आपने पानी में सेंट मिला दिया तो वो पूरी तरह से मिलेगा नहीं, और उसके पार्टिकल्स जो हैं सेंट के आपको आसानी से नज़र आ जाएंगे, है ना। तो वो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हम बोलते हैं सस्पेंशन, जिसमें हमें आसानी से पता चल जाए कि क्या क्या मिला रखा है, या फिर दिखे कि हाँ 2 या 3 चीज़ों का मिक्सचर है। इसी तरह से इन दोनों के बीच की रेंज आती है कोलाइडल सॉल्यूशन, जिसमें आपके पार्टिकल्स क्या होंगे? इतने छोटे भी नहीं होंगे कि वो पूरी तरह से घुल जाएं कि दिखे नहीं, लेकिन इतने बड़े भी नहीं होंगे कि वो नेक्ड आई से नज़र आएँ। मतलब यहाँ पर हम उनको पार्टिकल्स को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज़ करेंगे। यहाँ पर पार्टिकल्स माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखेंगे मॉलिक्यूलर में, जबकि कोलाइडल में पार्टिकल्स आर विजिबल थ्रू माइक्रोस्कोप। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं ट्रू सॉल्यूशंस की। होमोजीनियस मिक्सचर है बेटा, दोनों चीज़ें पूरी तरह से मिक्स हो जाएंगी, अलग अलग आपको पता नहीं चलेगा कि ये अलग है या ये अलग है। नेक्स्ट, पार्टिकल जो सॉल्यूट के हैं वो इतने छोटे होते हैं कि दैट आर नॉट विजिबल, वो हमें नज़र नहीं आते, वो बहुत विजिबल नहीं होते हैं, इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। उसके बाद उनका जो साइज़ होता है, पार्टिकल का साइज़, वो मॉलिक्यूलर साइज़ होता है। और मॉलिक्यूलर साइज़ कितना होता है बेटा? 10 एंगस्ट्रॉम से छोटे साइज़ को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर साइज़। उसी तरह से अगर मैं बात करूँ बेटा सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन में जो सॉल्यूशन होगा वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होगा। क्या होगा? हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मतलब इसमें आपको अलग अलग फेज़ नज़र आएंगे। जैसे पानी में अगर आप सेंड घोल देते हैं, 2 मिनट रख देते हैं तो सेंड नीचे हो जाएगी, पानी ऊपर, तो फेजेस अलग अलग हो गए। मतलब चीज़ें पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगी, तो हम उसे बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसी तरह से पार्टिकल्स का जो साइज़ होगा वो इतना बड़ा होगा कि दे आर विजिबल बाय नेक्ड आइज, उनको हम आसानी से नॉर्मल आइज से भी देख सकते हैं, हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत नहीं है। थर्ड, अगर आप पार्टिकल को थोड़ी देर रेस्ट पे रख देते हैं, सॉल्यूशन को थोड़ी देर रेस्ट पे रख देते हैं, तो जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे और ऊपर आपका लिक्विड लिक्विड रह जाएगा। तो मतलब 2 फेजेस आसानी से बन सकते हैं। इसी तरह से इनका जो साइज़ होगा वो 10⁴ एंगस्ट्रॉम, दैट इज़ 10,000 एंगस्ट्रॉम से बड़ा होगा। ये बात याद रखनी है। अब अगर साइज़ बेटा 10 एंगस्ट्रॉम से बड़ा और 10⁴ दैट इज़ 10,000 एंगस्ट्रॉम से छोटा होगा पार्टिकल साइज़, तो वो कहलाए जाएंगे कोलाइडल रेंज सॉल्यूशंस। क्या कहलाएंगे? कोलाइडल रेंज सॉल्यूशन। कोलाइडल रेंज जो सॉल्यूशन होगा ये भी आपका एक हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन की ही टाइप होती है बेटा जी, लेकिन इनके पार्टिकल साइज़ इतने बड़े होते हैं कि वो आपको आसानी से नज़र नहीं आएंगे बाय द नेक्ड आइज, बट हम उन्हें माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं, ठीक है। और ऊपर से पार्टिकल का साइज़ क्या होगा? 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 10⁴ एंगस्ट्रॉम, मतलब इन दोनों के इंटरमीडिएट स्टेज है ये। तो सस्पेंशन से पार्टिकल साइज़ छोटा, लेकिन ट्रू सॉल्यूशन से पार्टिकल साइज़ क्या होगा? बड़ा होगा। इस रेंज को हम बोलेंगे कोलाइडल रेंज। उसके बाद हम आज स्टार्ट करते हैं बेटा आपका मेन पार्ट, दैट इज़ कोलाइडल पार्ट, दैट इज़ कोलाइडल सॉल्यूशन या कोलाइडल सॉल्यूशंस होते क्या हैं, हम उसको उस पर फोकस करते हैं। तो बेटा कोलाइडल सॉल्यूशन है, तो बेटा सॉल्यूशन में 2 चीज़ें होती हैं, एक सॉल्यूट होता है और दूसरा क्या होता है? सॉल्वेंट होता है। तो इसी तरह से इन सॉल्यूशंस के अंदर भी आपके 2 चीज़ें होंगी, एक सॉल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट, ठीक है।
तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के नाम थोड़े से अलग हो गए हैं। ध्यान से देखिए, सबसे पहले कोलाइडल स्टेट है क्या या कोलाइडल सॉल्यूशन क्या है। एक हिट्रोजीनियस सॉल्यूशन है बेटा। हिट्रोजीनियस का मतलब है कि दो चीज़ें जिन्हें आप मिलाएंगे वो पूरी तरह से मिक्स नहीं होंगी, पूरी तरह से एक दूसरे में इन्वॉल्व नहीं होंगी। तो इट इज़ अ टाइप ऑफ हिट्रोजीनियस मिक्सचर जिनके अंदर फेजेस आसानी से नज़र आएंगे, जिसके अंदर पार्टिकल्स इतने छोटे नहीं होते कि वो हमें नज़र ना आए और इतने बड़े भी नहीं होते कि वो हमें नेक्ड आई से नज़र आए। मतलब पार्टिकल साइज़ का जो रेंज है वो 10 के एंगस्ट्रॉम से लेके 10⁴ एंगस्ट्रॉम की रेंज के बीच में होता है। इसी साइज़ के पार्टिकल ऐसे होते हैं जो हमें आँखों से नॉर्मल नज़र नहीं आएंगे नेक्ड आई से, लेकिन माइक्रोस्कोप के नीचे नज़र आएंगे। अगर मैं 10 एंगस्ट्रॉम से छोटे साइज़ के पार्टिकल्स को ले लूँ सॉल्यूशन में, तो उस सॉल्यूशन का नाम ट्रू सॉल्यूशन हो जाएगा, वो कोलाइडल नहीं रहेगा। इसी तरह से अगर 10⁴ एंगस्ट्रॉम से बड़े पार्टिकल्स को ले लूँ तो सॉल्यूशन सस्पेंशन सॉल्यूशन हो जाएगा, वो आपका कोलाइडल नहीं रहेगा। ठीक है, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस ऐसे हिट्रोजीनियस मिक्सचर्स जिसके अंदर पार्टिकल्स के जो साइज़ रेंज है वो कोलाइडल रेंज के अंदर आना चाहिए, दैट इज़ 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 10⁴ एंगस्ट्रॉम। नेक्स्ट है बेटा, अगर इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो इसमें आपके सॉल्यूशन के अंदर 2-3 चीज़ें होती हैं। एक होता है सॉल्यूट होता है, एक होता है सॉल्वेंट होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। और उसके अलावा क्या होता है बेटा, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो सॉल्यूशन को क्या करता है, अच्छे से स्टेबलाइज करता है। तो यहाँ पर भी 3 ही कंपोनेंट्स हैं, डिस्पर्स्ड फेज, डिस्पर्स्ड मीडियम और स्टेबलाइजिंग एजेंट। डिस्पर्स्ड फेज की बात करूँ बेटा, अगर आप सॉल्यूशन की बात करते हैं तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट और सॉल्वेंट है, तो जो सॉल्यूट होगा उसको हमने नाम दिया है डिस्पर्स्ड फेज। क्या नाम दिया है, डिस्पर्स्ड फेज। तो डिस्पर्स्ड फेज एक तरह से सॉल्यूशन होता है, जो सॉल्यूशन सॉल्यूट होता है वो होता है बेटा। तो सॉल्यूट के पार्टिकल्स क्या होते हैं, ऐसे गुच्छा बना के तो रहते नहीं है। चीनी या नमक आप घोलोगे तो वो बिल्कुल फैल जाएगा पूरे पानी में, बिल्कुल इक्विवेलेंट होएगा। ऐसा तो है नहीं कि पार्टिकल्स हैं बिल्कुल एक जगह इकट्ठे हो गए, एक सिप लिया नमक का टेस्ट नहीं आया, दूसरे सिप में बहुत ज़्यादा आ गया, ऐसा नहीं होता है। यूनिफॉर्मली वो फैले रहते हैं। तो फैले रहेंगे तो इसका मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते। तो क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं होते, कॉन्टीन्यूसली लिंक्ड में नहीं होते, इसीलिए इसका दूसरा नाम डिसकॉन्टीन्यूअस फेज भी है। तो इट इज़ ऑल्सो नोन एज डिसकॉन्टीन्यूअस फेज और इनर फेज। क्यों, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस नहीं होती, पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं हैं। ठीक है, जो पार्टिकल साइज़ होता है वो जनरली बड़ा होता है, 10 एंगस्ट्रॉम से लेके 10⁴ एंगस्ट्रॉम के बीच में रहेगा। सॉल्यूट को ही डिस्पर्स फेज बोला गया है बेटा, ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट अगर डिस्पर्स मीडियम की बात करूँ तो जो सॉल्वेंट होगा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स मीडियम। तो सॉल्वेंट तो बेटा आपको पता है अलग अलग तो हो नहीं सकते। अगर मैं चीनी को पानी में घोलूँ तो पानी के पार्टिकल्स तो अलग अलग होंगे नहीं। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से अटैच्ड हैं, एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। तो इसी रीज़न की वजह से, क्योंकि पार्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इस फेज़ को हम कॉन्टीन्यूस फेज़ भी बोलते हैं, या फिर दूसरा नाम है इसका आउटर फेज़। इसलिए बेटा क्योंकि इसके जो पार्टिकल्स हैं, दीज आर पार्टिकल्स आर कॉन्टीन्यूसली इंटरलिंक्ड पार्टिकल्स। ये मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से हमेशा जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए इसका नाम हमने दिया कॉन्टीन्यूस फेज़ या फिर आउटर फेज़। ये वो मीडियम होता है बेटा जिसके अंदर ये फेज़ जो होता है घुला होता है। तो डिस्पर्स मीडियम इज़ द मीडियम इन विच फेज़ इज़ क्या हो, प्रेजेंट है। मतलब जिसमें हम सॉल्वेंट को, ये सॉल्वेंट है जिसमें हम सॉल्यूट को क्या करेंगे, डिसॉल्व करेंगे। एक तरह से सॉल्यूट हमारा क्या कहलाएगा, डिस्पर्स फेज, और सॉल्वेंट हमारा क्या कहलाएगा, डिस्पर्स मीडियम। बस नाम थोड़े से अलग हो गए हैं। स्टेबलाइजिंग एजेंट बेटा कई बार क्या होता है, इन दोनों को मिक्स करने के बाद भी प्रॉपर फॉर्म में मिक्स नहीं होते। जैसे मैंने ऑयल के अंदर वाटर मिला दिया तो ऑयल प्लस वाटर, अब ऑयल और वाटर का जो मिक्सचर है वो आसानी से तो घुलेगा नहीं, तो उसके अंदर आपको कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस मिलाना होगा जो उन दोनों को आसानी से मिक्स कर दे, और इस तरह से मिक्स करे कि वो आसानी से अलग ना हो। तो बेटा ऐसा सब्सटेंस जो कोलाइडल पार्टिकल्स को दूर दूर रखेगा। कोलाइडल पार्टिकल्स कौन से बेटा, दैट इज़ डिस्पर्स फेज के पार्टिकल्स को दूर दूर रखेगा और सॉल्यूशन को प्रॉपर फॉर्म में कोलाइडल सॉल्यूशन बनाए रखेगा, दैट इज़ उनको हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो जो आपके एक तरह से आपके कोलाइडल सॉल्यूशन को स्टेबल करेंगे उनको हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग एजेंट। तो अगर मैं कोलाइडल सॉल्यूशंस की बात करूं तो टोटल हमारे
कोलाइडल सॉल्यूशन में 3 टर्म्स आई हैं, दैट इज़ डिस्पर्स फेज जो कि सॉल्यूट होता है, डिस्पर्स मीडियम जो कि एक तरह से सॉल्वेंट है। दोनों को मिक्स करेंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा जो सिंपली सॉल्यूशन है। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ दैट हमने क्या किया है, 9 तरह की क्लासिफिकेशन की है बेटा। 9 में से एक आपका होमोजीनियस होता है, तो वैसे टोटल 8 क्लासिफिकेशंस होती हैं। इस पे फोकस कीजिएगा, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आता है। अगर आपने सॉलिड को घोला है सॉलिड के अंदर, सॉलिड को सॉलिड में, दैट इज़ मेटल को मेटल में, तो मेटल को मेटल में मिक्स करोगे तो आपके एलॉयज़ वगैरह बन जाएंगे और इनको नाम बोलते हैं हम सॉलिड सोल। इसी तरह से अगर आपने सॉलिड को लिक्विड में घोल दिया, दैट इज़ सॉलिड को किस में घोला, लिक्विड में, लिक्विड ज़्यादा है और सॉलिड कम है, तो आपका क्या होगा बेटा, लिक्विड ज़्यादा और सॉलिड कम। तो जैसे डाई वगैरह होती हैं तो इंक होगी, डाई होगी, पेंट्स हो गए, वो सब इसमें आ जाएंगे, नाम हमने दे दिया सोल। इसी तरह से अगर सॉलिड को हमने गैस में घोल दिया, गैस ज़्यादा है बेटा, सॉलिड पार्टिकल्स कम है, अब गैस में सॉलिड पार्टिकल्स आ जाएँ तो इसका मतलब डस्ट पार्टिकल, सिंपल, तो स्मोक और डस्ट आपकी आ जाएगी और नाम हो जाएगा एरोसोल। लिक्विड को सॉलिड के अंदर, लिक्विड कम है बेटा, सॉलिड ज़्यादा है, तो आपके जेल फॉर्म हो जाएंगे, जेलीज वगैरह जो होंगे वो सब इसी में आ जाएंगी। लिक्विड को लिक्विड में, जैसे ऑयल को वाटर में डाल दो या वाटर को ऑयल में डाल दो, तो इस टाइप के सॉल्यूशंस को हमने नाम दिया इमल्शंस, जैसे मिल्क हो गया, क्रीम हो गया। इसी तरह से लिक्विड को अगर मैंने गैस में डाल दी, गैस पार्टिकल्स के अंदर है आपके एयर में और उसमें लिक्विड हो तो क्या बन जाएगा, क्लाउड्स, फोग, तो क्लाउड, मिस्ट, फोग, ये सब इसमें आ जाएंगे। इसी तरह से गैस को अगर मैंने सॉलिड में डाल दिया, सॉलिड पार्टिकल्स हैं आपके पास और उसमें थोड़ी सी गैस आ गई तो प्यूमिक स्टोन्स वगैरह बन जाएंगे, ब्रेड, कर्ड वगैरह, मतलब थोड़ा स्पंजी हो जाएगा। ठीक है, गैस को अगर आपने लिक्विड में डाल दिया तो क्या बन जाएगा बेटा, विप्ड क्रीम। अब जो क्रीम होती है केक पे लगाते हैं, उसमें हम क्या करते हैं, उसको फेंट के उसके अंदर एयर फिल करते हैं, तो एक तरह से हम एयर डालते हैं किसमें, लिक्विड में, तो इससे आपका क्या बनता है, फोम बनता है, जो विप्ड क्रीम होगी, सोप, लेदर वगैरह सब हो सकता है। और अगर आपको गैस को गैस में डालना हो तो गैस को गैस में डालने से जो मिक्सचर बनता है होमोजीनियस बनता है बेटा। आप जैसे एटमॉस्फेयर में गैस है तो आपको कहीं दिख नहीं रहा है कि ये वाली ऑक्सीजन है, ये वाली नाइट्रोजन है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी गैसेस आपस में आसानी से मिक्स हो चुकी हैं और इसीलिए इस सॉल्यूशन को होमोजीनियस की कैटेगरी में रखा गया है। तो गैस इन गैस इज नॉट ए मिक्सचर ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस सॉल्यूशन, दैट इज मॉलिक्यूलर सॉल्यूशन या ट्रू सॉल्यूशन। उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस की। आपके ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस, अगर मैं फोर्सेस की बात करूँ, इंट्रैक्शन की बात करूँ, अट्रैक्शन है या रिपल्शन है, उसके बेसिस पे आपने 2 पार्ट्स में कोलाइडल सॉल्यूशन को डिस्टिंग्विश किया है। सबसे पहले लायोफिलिक और दूसरा लायोफोबिक। फिलिक, फिलिक का मतलब होता है बेटा लव, तो यहाँ पर जो सॉल्यूट पार्टिकल्स और सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं, दैट इज़ डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम, दोनों के बीच में लगाव होगा, इंटरेक्शन होगी, अट्रैक्शन फोर्सेस होंगी। लायोफोबिक, फोबिक का मतलब होता है हेट, तो यहाँ पर डिस्पर्स मीडियम और डिस्पर्स फेज दोनों के पार्टिकल्स एक दूसरे से हेट करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले लायोफिलिक पढ़ रहे हैं बेटा। अट्रैक्शन बिटवीन द डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम, दोनों फेज और मीडियम के बीच में अट्रैक्शन रहेगी बेटा। सेकेंड चीज़, आप अगर दोनों को मिक्स करोगे तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन है, एकदम से मिक्स हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे, तो आपको किसी भी स्टेबलाइजिंग एजेंट की लगभग यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए इनको बोलते हैं इंट्रिंसिक कोलाइडल सॉल्यूशन, क्योंकि आपस में ये फोर्सेस क्रिएट करके और कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं। अब बेटा इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो कोई दुश्मनी तो है नहीं, तो अट्रैक्शन फोर्सेज हैं, तो ये सॉल्यूशंस क्या रहेंगे, स्टेबल रहेंगे, तो स्टेबल कोलाइडल सॉल्यूशन होता है बेटा। रिवर्सिबल नेचर का होता है, अगर आप फोर्सेस को निगलेक्ट हटा देते हैं तो वो दोबारा से आपका नॉर्मल कंडीशन में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, ऑल्सो कॉल्ड सॉल्वेंट लविंग, ऑब्वियस सी बात है बेटा, फिलिक मीन्स लव, तो ये सॉल्वेंट लविंग भी कहलाते हैं, दैट इज़ डिस्पर्स मीडियम लविंग होते हैं। जब डिस्पर्स मीडियम आपका वाटर होगा तो लायो की जगह वर्ड हाइड्रो यूज़ हो जाएगा, तो बन जाएगा हाइड्रोफिलिक। व्हेन डिस्पर्स मीडियम इज़ वाटर, तो स्पेशल टर्म यूज़ किया, दैट इज़ हाइड्रोफिलिक। ऑल्सो कॉल्ड नेचुरल कोलाइडल सॉल्यूशंस, क्यों बेटा, क्योंकि इनको बनाने में हमें कोई आर्टिफिशियल मेथड या फिर प्रॉपर मेथड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, मिक्स किया और बन जाते हैं। इवन बॉडी के अंदर भी प्रोटीन स्टार्च होते हैं, आपका रबड़ वगैरह है, तो इनके अंदर जो फोर्सेस होती हैं वो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं, और अट्रैक्टिव फोर्सेस जिन सॉल्यूशंस में होंगी वो अपने आप प्रिपेयर हो जाएंगे, उसमें आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन की, तो फोबिक का मतलब हेट, तो यहाँ पर रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन डिस्पर्स फेज एंड डिस्पर्स मीडियम।
आसानी से प्रोड्यूस नहीं होंगे बेटा, मिक्स करोगे तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो दोनों एक दूसरे से दूर भागेंगे, डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स मीडियम। तो यहाँ पर हमें स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ेगी, अनस्टेबल होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं, स्टेबलाइजिंग एजेंट की ज़रूरत है, इसीलिए हम बोलते हैं एक्सट्रिंसिक कोलाइडल सॉल्यूशन। सॉल्वेंट हीटिंग भी इन्हीं को बोला जाता है। डिस्पर्स मीडियम अगर वाटर है तो नाम हो जाएगा हाइड्रोफोबिक। आर्टिफिशियल मेथड से इनको बनाया जाएगा बेटा, जैसे मेटल आयंस या NaCl वगैरह का सॉल्यूशन हमने तैयार कर दिया, तो वो सब चीज़ें आपकी क्या होती हैं, आपकी लायोफोबिक होती हैं। उसके बाद है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ चार्जेस। दो तरह के चार्जेस हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। तो ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस जिनके अंदर डिस्पर्स फेज दैट इज सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, उन सॉल्यूशंस को हम बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशन। ऐसे डिस्पर्स सॉल्यूशंस दैट इज ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशंस जिनमें डिस्पर्स फेज के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, उनको हम बोलेंगे नेगेटिव चार्ज कोलाइडल सॉल्यूशंस। तो ये आपकी सिर्फ दो ही टाइप्स होती हैं, इसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ साइज और एक दो टाइप्स और रहती हैं, वो हम कल करेंगे, ठीक है। इसके बाद बेटा जी एक छोटा सा टॉपिक आपका कंपटीशन का थोड़ा सा है कि छोटी सी आपको बात समझनी है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइट्स एंड कोलाइड्स। क्रिस्टलाइट्स और कोलाइड्स के बीच में क्या डिफरेंस है बेटा, सिंपल है। क्रिस्टलाइट्स क्या करते हैं, देखिए आपस में बहुत जल्दी मिक्स हो जाएंगे, तो डिफ्यूजेज रैपिडली इन द सॉल्यूशन। क्रिस्टलॉइड्स क्या होंगे, मतलब ऐसे सॉल्यूट पार्टिकल्स जो फटाफट से सॉल्यूशन के अंदर मिक्स हो जाते हैं, उनको हम बोलते हैं क्रिस्टलॉइड्स, ठीक है। और इनका साइज़ इतना छोटा होता है कि ये एनिमल या वेजिटेबल मेम्ब्रेन में से आसानी से पास कर सकते हैं। पार्टिकल साइज थोड़ा छोटा होता है, लाइक यूरिया, शुगर, सॉल्ट और एक्सेट्रा, ठीक है। इसी तरह से कोलाइड्स क्या होते हैं, कोलाइड्स बेटा बोलो बहुत स्लोली डिफ्यूज़ करते हैं, मतलब मिक्सिंग क्या होगी, लेट होगी, इतनी आसानी से मिक्स नहीं होते हैं, और ये एनिमल मेम्ब्रेन या वेजिटेबल मेम्ब्रेन के थ्रू पास नहीं होते हैं। जनरली ये जेली की फॉर्म में मिलेंगे, जेलेटिनियस कंडीशंस में मिलते हैं, इसीलिए इन्हें हमको ग्लू फॉर्म भी बोलते हैं। तो ये बताया किसने था, थॉमस ग्रैम थे आपके साइंटिस्ट। उन्होंने सब्सटेंसेस को दो बेसिस में बांटा था, दो पार्ट्स में बांटा था कि कोलाइड्स ऐसे होंगे जो आसानी से घुलेंगे नहीं, और क्रिस्टलाइड्स ऐसे होंगे जो आसानी से घुल जाएंगे। तो याद रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ थॉमस ग्रैम थ्योरी सब्सटेंसेस सिर्फ दो ही तरह के होते हैं, क्रिस्टलॉइड्स एंड कोलाइड्स। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं, आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे।